समाजवाद एक वो टोपी है जो अपना शेप खो चुकी है क्योंकि हर कोई इसको पहन के घूमता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष पांडे आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसकी नाम पर भारत में बहुत सारी पार्टीज बनी हुई हैं। गांधी का सोशलिज्म अलग है, मार्क्स का सोशलिज्म अलग है, लोहिया का सोशलिज्म अलग है। इसीलिए ये बात मैंने शुरू में कही कि हर कोई अपने आप को समाजवादी कह रहा है। इस लेक्चर के बाद आपको समझ आएगा कि भारत में जितनी पार्टी हैं, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी पार्टी क्लेम करती हैं कि हम समाजवादी हैं या फिर हम समाजवाद को मानते हैं। क्या वो समाजवादी हैं? ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समाजवाद है क्या। इस लेक्चर में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो वही अपना पुराना प्रोसेस फॉलो होगा कि क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोशलिज्म आया, क्या इसकी कोर थीम्स हैं और उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, कोई भी आइडियोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, हर में कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है और उसके बाद नई आइडियोलॉजी आती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कोई आइडियोलॉजी परफेक्ट नहीं है? परफेक्शन का मतलब होता है कि आप आइडियल बन चुके हैं, आप आदर्श रूप में आ चुके हैं, दुनिया में सब कुछ अच्छा हो चुका है। ये आपको समझ आ रहा होगा, ये लगभग असंभव है। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम अंतिम सत्य तक पहुंच जाएंगे। एक परफेक्ट स्टेट, एक परफेक्ट ह्यूमन, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करने लग जाएंगी। खैर, लेट्स स्टार्ट सोशलिज्म। अच्छा, क्या हुआ यूरोप में ऐसा कि जिसकी वजह से दिक्कतें आई पुरानी आइडियोलॉजी में? क्या चल रहा था यूरोप में उससे पहले? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि लिबरलिज्म यूरोप में हावी हो चुका था। एक समय के बाद इंडिविजुअलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम, लेजी फेयर डॉक्ट्रिन, ये सारी चीज़ें यूरोप में ठीक ठाक लेवल पे प्रभावित हो चुकी थी। इससे दिक्कतें जो हुई, अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद ट्रांसफॉर्म्ड एग्रेरियन सोसाइटी जो थी ना, वो इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस में कन्वर्ट हो गई। ये होते ही जो लोग हैं वो गांव से ना शहरों में प्रस्थान करने लगे। अब शहर इस लायक नहीं थे कि इतनी भीड़ को झेल सकें। उससे क्या हुआ? उससे स्लम्स क्रिएट होने शुरू हुए। ये देखिए, ब्यूटल ब्रिजेस, अनसेफ एनवायरनमेंट दैट लेफ्ट द वर्किंग क्लास एक्सट्रीमली वनरेबल। क्या था ये सब? स्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। हम अभी भी आंदोलन वगैरह सुनते रहते हैं जो कि होते हैं इस नाम पर कि हमें वर्किंग आवर्स हमारे फिक्स करो, हमारी सैलरी वगैरह बढ़ाओ। और तब सोचो, तब तो इंडस्ट्रीज आई ही थी, लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब तो कितना समय हो चुका है, भारत में ही कम से कम 30-40 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन तब भी लोग लड़ रहे हैं। और कितनी इनफॉर्मल सेक्टर में तो कितनी घटिया कंडीशन होती है लोगों की काम करने की, अभी भी इस चीज़ के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। तो उस समय क्या हालत रही होगी इन चीज़ों की। वेजेस नहीं है, जो कैपिटलिस्ट है वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करना जानता है, वो सिर्फ कमाना जानता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। इंडिविजुअलिज्म का ये एक नुकसान है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप सोसाइटी के लिए अपना दायित्व तो खो चुके होते हो, आप करना ही नहीं चाहते कुछ समाज के लिए। वही यहाँ पे हुआ। खैर, अगला फैक्टर क्या था जो मैंने अभी बताया? वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गई कुछ लोगों के हाथ में। जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीपति है, उसके हाथ में तो ठीक ठाक पैसा है। जो वर्कर्स हैं वो बेचारे परेशान हैं खाने पीने के लिए भी। लेकिन इससे क्या दिक्कतें आई होंगी? समझो, खाने पीने के लिए परेशान हैं, लेकिन क्लास कॉन्शियसनेस आ गई क्योंकि लोग एक साथ इकट्ठा होकर रहने लग गए। अर्बनाइजेशन की एक खास बात होती है कि भिन्न विचार एक जगह पे मिल जाते हैं। तो यही यूरोप में हुआ। ये मैंने अभी बताया, अर्बनाइजेशन एंड लेज़ी फेयर डॉक्ट्रिन। और क्या क्या हुआ? पूरा समाज में माहौल बिगड़ चुका है, इनइक्वालिटी अपने चरम पर है। इसको एक बार रिवाइज करिए, क्या क्या हुआ। सबसे पहले फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स थे फॉर द राइज ऑफ सोशलिज्म? पहला, इनकम इनइक्वालिटी। ये ऐसे ही याद रखना। इससे क्या जनरेट होता है? पुअर वर्किंग कंडीशंस, पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। इसके बाद और जो चीज़ें हुई जो मैंने अभी बताया, वर्किंग आवर्स कम है, सॉरी बहुत ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स ख़राब हैं, कोई इन पे लिमिट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर्स का। ये सारी चीज़ें हैं जिनने इस विचारधारा को जन्म दिया। अब आपको क्या लगता है, जो ये विचारधारा है ये किसके विरोध में खड़ी होगी? हाँ, इंडिविजुअलिज्म की वजह से ये सब हुआ।
तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे, ये गए कम्युनिटी की तरफ, दे फोकस ऑन कम्युनिटी। तो एक जो कोर थीम है उनकी, पहली थीम क्या होगी, कम्युनिटी। आराम से समझो ना, दिक्कत किसकी वजह से आ रही थी, क्योंकि व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो चुका था, आज़ादी बहुत ज़्यादा मिल चुकी थी, एक व्यक्ति है वो सब कुछ ओन कर रहा है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो रही है, इसको इन लोगों ने डिनाई किया। दे वांट कॉपरेशन, कंपटीशन नहीं चाहिए। नो, दे वांट कोऑपरेशन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं चाहिए। हम लोग जंगल में थोड़े ही रह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें। हम लोग कोऑपरेट करके, जैसे मैं किसी एक क्वालिटी में बहुत अच्छा हूँ, कोई और व्यक्ति किसी दूसरी में बहुत अच्छा है, तो हम दोनों मिलके एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं ना, कोऑपरेट करके। तो इसी की इन लोगों ने डिमांड शुरू की। तीसरी चीज, तीसरा फैक्टर जो इनकी कोर थीम थी, दैट इज कम्युनिटी ऑनरशिप या कॉमन ऑनरशिप। क्या ऐसा हुआ, क्या है ये कॉमन ऑनरशिप, अच्छे से समझना। वेल्थ ना कुछ हाथों में कंसंट्रेट हो गई, जबकि प्रोडक्शन सभी कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट लोगों का मानना है जब सब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेल्थ किसी एक व्यक्ति के पास क्यों जाए। कम्युनिटी शुड ऑन द वर्क, या तो कम्युनिटी ऑन करे या फिर गवर्नमेंट ऑन करे, गवर्नमेंट ओनरशिप। वी रिक्वायर्ड गवर्नमेंट ओनरशिप, और ऐसा होता भी है। अच्छा, जो स्टेट था वो किसी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, तो ये स्टेट से क्या उम्मीद करेंगे, दे वांट वेलफेयर स्टेट। स्टेट कैसा होना चाहिए, वेलफेयर करने वाला, यानी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सब प्रोवाइड करे। एक एग्जांपल से समझना, एक कुआं है, एक व्यक्ति ने उसको खोदा है और वो उसी से पानी पी रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन पानी पीने पे तो सभी का अधिकार है। सोशलिज्म ये कहेगा कि सारे व्यक्ति मिलके वो कुआं बनाएं और उसके बाद सभी उससे पानी पिएं और उसके सभी लोग ऑनर हों, ना कि कोई एक व्यक्ति। बाकी सारे तो प्यासे मर जाएंगे इस चक्कर में। यही यूरोप में हो रहा था, इसके विरोध में सोशलिस्ट खड़े हुए। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सोशल जस्टिस, कॉर्पोरेशन, वेलफेयर एंड प्लैन्ड इकोनॉमी। प्लैन्ड इकोनॉमी क्या होता है, अभी हमने बात की थी पिछले वीडियो में फ्री मार्केट इकोनॉमी की। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बताए कि तुम्हें क्या करना है, और दैट शुड बी बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल। प्लैन्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना प्रोडक्शन होना है और किस किस के लिए होना है, और लिमिट लगाएगी उस पर कि इतने पैसे से ज़्यादा पे आप नहीं बेच सकते ये सामान। तो एकदम अपोजिट शिफ्ट है, देख समझने की कोशिश करना। अच्छा, सुनने में ये आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लग रही होगी कि सब लोग मिल के काम करें, सब लोग मिल के खाएँ, आराम से सब एंजॉय करें अपनी लाइफ को। क्या ये पॉसिबल है, ये जो थिंकिंग है? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये ड्रॉबैक अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे थिंकर्स हमें पढ़ने, हर आइडियोलॉजी के लिए कोई ना कोई थिंकर्स होते हैं। जब ये नया नया आया ना, तो ये कहाँ आया होगा पता है? ये जो सोशलिज्म है वो कहाँ आया, समझने की कोशिश करना। कंट्री है ब्रिटेन। सबसे पहले सोशलिज्म यहाँ आया प्रैक्टिकल तौर पे। ब्रिटेन में क्या हुआ, प्रैक्टिकल अपब्रिंगिंग ऑफ सोशलिज्म, प्रैक्टिकल। दूसरा कंट्री है फ्रांस। यहाँ पे बताया गया कि सोशलिज्म होता क्या है, फिलोसॉफिकल आइडिया। उसके बाद सबसे फेवरेट कंट्री सोशलिज्म का, दैट इज जर्मनी। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स वहीं के थे। इन्होंने बताया कि साइंटिफिक सोशलिज्म क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक सोशलिज्म, इसके बारे में इन लोगों ने बताया। अच्छा, जो अर्ली सोशलिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटेन में सबसे पहले प्रैक्टिकल हुआ, तो एक व्यक्ति हुए रॉबर्ट ओवन नाम के। वो कहते हैं कि एक ऐसा समाज बनाओ आइडियल जिसमें लोग कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, कॉमन ओनरशिप वगैरह है, ठीक है। एक और व्यक्ति हुए चार्ल्स फूरियर नाम से, मैंने ये लिखा भी है यहाँ पे, चार्ल्स फूरियर नाम से। उन्होंने बोला कि ऐसी सोसाइटी क्यों नहीं हो सकती जिसमें जो एक्सपर्ट हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये लोग सारे मिलकर डिसीजन लें। बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये तो हम लोग भी आपस में सोचते ही रहते हैं कि काश यार ऐसा हो जाता कि जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो नेता बन के डिसाइड करता, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको साइन वगैरह भी करने नहीं आते। तो ये थिंकिंग इधर भी थी चार्ल्स फूरियर की। क्या ये पॉसिबल है एक सोसाइटी में कि ये एकदम आइडियलिज्म पे ले जाना? तो इसीलिए इसको बोला गया यूटोपिया, और इस सोशलिज्म को बोला गया यूटोपियन सोशलिज्म।
ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ हवाएं में हो सकती हैं बातें कि आइडियल लेवल पे सोसाइटी ऐसी हो जाएगी कि जो सबसे काबिल व्यक्ति है वो सोसाइटी को लीड करेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद 2 व्यक्ति आए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। सोशल साइंस में मतलब, और विशेषकर पॉलिटिकल साइंस में, इनफैक्ट मार्क्स तो सोशोलॉजी वगैरह में भी पढ़ाए जाते हैं। तबाही मचा दी इन लोगों ने। इन्होंने क्या बोला पता है? मार्क्स की बात करते हैं। मार्क्स के वर्क को ही एंजल ने आगे बढ़ाया है, और कभी कभी तो ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो ये किताब लिखी है इसमें कितना मार्क्स है और कितना एंजल है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सबसे पहले जो सोसाइटी थी ना, दैट वाज लिविंग इन प्रिमिटिव कम्युनिज्म। क्या था ये? कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, लोग साथ में रह रहे हैं, जितना उगा रहे हैं उतना सब साथ में खा रहे हैं। इसके बाद सोसाइटी कन्वर्ट हुई स्लेव ओनिंग सोसाइटी, गुलाम, मतलब समझने की कोशिश करना, मालिक और गुलाम का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद आया फ्यूडलिज्म, जमींदारी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आएगा कैपिटलिज्म, दैट विल लीड टू कैपिटलिज्म। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें क्या चेंजेस हैं? समझो, कम्युनिज्म में लोग मिल रहे हैं, सारे के सारे एक साथ रह रहे हैं, जितना उगा रहे हैं उतना खा ले रहे हैं, कोई कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट, एकदम प्रिमिटिव सोसाइटी जब शुरू में लोगों ने रहना शुरू किया। इसके बाद स्लेव्स बनना शुरू हुए, दास और मालिक का कॉन्सेप्ट आया। इसमें भी कुछ फॉल्ट थे। ये बाद में कन्वर्ट हो गया फ्यूडलिज्म में, कि जमींदार है और बाकी के सारे किसान हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसके भी फॉल्ट हैं। बाद में ये कन्वर्ट हो गया इंडस्ट्रीज़ में, कैपिटलिज्म में। इसमें भी दिक्कतें हैं। वो जो इनइक्वालिटी है वेल्थ में, जो स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं समाज में, जो अनइक्वल वर्किंग आवर्स हैं, एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, तो यहाँ से जो अगली आइडियोलॉजी का राइज होगा ना, दैट इज़ सोशलिज्म। मार्क्स का सोशलिज्म ऐसा नहीं है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस। वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसको ना डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट भी बोला जाता है। प्रोलिटेरिएट यानी वर्किंग क्लास, जो एम्प्लॉयज हैं वो आंदोलन करेंगे, वो रेवोल्यूशन लेके आएंगे, एंड दैट विल कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म इनटू सोशलिज्म। ये इंटरमीडिएट है। फाइनल स्टेज जो मार्क्स की है, दैट इज कम्युनिज्म। इसको अगले वीडियो में वी विल डिस्कस कि कम्युनिज्म होता क्या है, कार्ल मार्क्स ने एग्जैक्ट कहा क्या है। तो ये ना एक साइंटिफिक अप्रोच है। उधर ना आइडियलिस्ट बातें चल रही थी कि यूटोपिया बनेगा, ऐसा सोसाइटी होगी कि जिसमें सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे होंगे। ये पॉसिबल है ही नहीं रियलिटी में, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। मार्क्स ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। वो कहते हैं कि रियल सोशलिज्म मैं बता रहा हूँ क्या होगा, डिक्टेटरशिप होगी एम्प्लॉयज़ की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। जब मार्क्स पढ़ेंगे ना तो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। खैर, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रेडरिक एंजल मैंने बताया अभी कार्ल मार्क्स के बारे में, इन्होंने सोशलिज्म को कैसे बताया। क्या गांधी जी ने भी सोशलिज्म की बात की और मार्क्स ने भी सोशलिज्म की बात की। क्या ये सोशलिज्म अलग अलग हैं या एक हैं? कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि सोशलिज्म एक ऐसी टोपी है जो अपना शेप खो चुकी है, क्योंकि हर कोई इसको पहन के घूम रहा है। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको, यूटोपियंस वगैरह। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ये मैंने अभी बताया आपको, साइंटिफिक थ्योरी पूरी की पूरी। एक सेकेंड, आई शुड चेंज द कलर, ये रेड अच्छा लगता है। साइंटिफिक थ्योरी मैंने बताई कि कैसे कैसे स्टेज ट्रांसफॉर्म होगा। सोशलिज्म में ना मैंने बताया वही टोपी वाली बात है। बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं जो सोशलिज्म को बोलती हैं कि हम असली सोशलिस्ट हैं। उन्हीं में से एक आइडियोलॉजी है डेमोक्रेटिक एंड फेवियन सोशलिज्म। ये चाहते हैं पता क्या, मार्क्स ने बोल दिया डिक्टेटरशिप आएगी, ये कहते हैं कि नहीं यार, डेमोक्रेसी बेस्ट है। जो जो दिक्कतें हैं डेमोक्रेसी को रख के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसी में चेंजेस लाएं, स्टेट को ऐसा बना दें कि वो वेलफेयर के लिए काम करे, गरीबों का ध्यान रखे, हॉस्पिटल्स, स्कूल सब वगैरह बनवाए। ये तो डेमोक्रेसी में भी किया जा सकता है। तो इन्हीं लोगों को कहा गया डेमोक्रेटिक एंड फेवियन सोशलिज्म। इसके बाद एक लिबर्टेरियन सोशलिज्म भी हुए। इन्होंने बात की डिसेंट्रलाइजेशन की, कि एक काम करो ना, हम क्यों नेता बने, हम क्यों फन्ने खा बने कि ऊपर से कुछ चेंज कर रहे हैं। लोगों के हाथ में सिस्टम सौंप दो, डिसेंट्रलाइज मॉडल बना दो, जो ग्राउंड लेवल पे लोग चाहेंगे वो खुद से कर पाएंगे, उनको बजट दो, उनको डिसीजन मेकिंग में पावर दो। इसको बोला गया लिबर्टेरियन सोशलिज्म। अब आते हैं फेवरेट वन, गांधी का सोशलिज्म और मार्क्स का सोशलिज्म। गांधी का सोशलिज्म नॉन वायलेंट पे बेस्ड है। गांधी की कोई भी बात अहिंसा पे ही आधारित होती है। तो सेम यहाँ पे वायलेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ मार्क्स क्या कह रहे हैं, वी वांट रेवोल्यूशन,
ऐसे चेंज नहीं होगा, हमें रिवोल्ट करना होगा कैपिटलिज्म के विरोध में, उसके बाद सोशलिज्म राइज होगा। ट्रस्टशिप की बात करते हैं गांधी जी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म नहीं होनी चाहिए, ट्रस्टशिप का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। अब ये क्या है, अभी थोड़ा सा मैंने बताया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब गांधी की बात करेंगे। तो कंप्लीट ऑबलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। अच्छा, गांधी आपको क्या लगता है, गांधी ये कहेंगे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब लड़ाई होती है अपर क्लास और लोअर क्लास में? नहीं, वो कॉपरेशन की बात करेंगे, वही हुआ यहाँ पे। मार्क्स बात करते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अगले स्टेज पे ले जाएगा हम सबको। पूरा सोशलिज्म बेस्ड इस बात पे, जो सारी स्टेजेस आई ना उनमें जो जो फॉल्ट हुए, लोगों ने आंदोलन किया, रेवोल्यूशन लेके आया और उसके बाद अगली स्टेज पे मूव करे, तो मार्क्स तो रेवोल्यूशन पे ही चलते हैं। गांधी कॉपरेशन की बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। खैर, तो ये गांधी के बारे में था। अब सोशलिज्म से क्या क्या दिक्कतें हुई समाज में, समझने की कोशिश करना, इस पर बताते हैं, लिखते जाना ये बात। क्या डिमेरिट थे, फॉल्ट्स, डिमेरिट्स इन सोशलिज्म, या डिसएडवांटेजेस? क्या थे सोशलिज्म के? हमने ना सब कुछ बहुत आइडियल मान लिया। आपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ग्रुप में काम किया होगा, वहाँ पे आप सबको पता होगा कि एक व्यक्ति सारा काम कर रहा होता है, क्रेडिट सब लोग ले रहे होते हैं। वो बेचारा कब तक काम करेगा? एक समय के बाद तो उसको समझ आ जाएगा ना कि जब ये लोग काम नहीं कर रहे और इनको बराबर मिल रहे हैं मार्क्स वगैरह, तो मैं भी ना करूँ। तो यही यहाँ पे हुआ, एफिशिएंसी खत्म हो गई, दैट लीड टू इनएफिशिएंसी। क्योंकि जब कम्युनिटी ओन कर रही है, समझो जब हमारा पर्सनल कुछ काम होता है ना, हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि हमें ही क्रेडिट मिलना है और हमें ही उसका नुकसान झेलना है। जब ग्रुप की बात होती है ना, तो हम उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि डांट भी सबको पड़नी है, फ़ायदा भी सब में बांटा जाएगा। तो यही हुआ, जब ये सिस्टम बहुत ज़्यादा जिन देशों में फैला, उन देशों में एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गई। दूसरी चीज़ क्या हुई, रेड टेपिज्म। अब गवर्नमेंट सब कुछ ओन कर रही है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू गवर्नमेंट सब कुछ बता रही है कि प्रोडक्शन वगैरह कैसा होना चाहिए। दैट विल लीड टू करप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इकोनॉमी के ऊपर, तो जो गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं वो करप्शन करेंगे। तो यही यहाँ पे हुआ, रेड टेपिज्म आया। क्या ये सिस्टम जिन कंट्रीज ने फॉलो किया उनका क्या हाल हुआ होगा? एग्जाम्पल समझिए, सबसे ज़्यादा सोशलिस्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा था सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को, वो यूएसआर था, यूएसएसआर। ये डिसइंटीग्रेट कर गया, 16 कंट्रीज में ये टूट गया इनएफिशिएंसी की वजह से। सेम कंसेप्ट, कोई भी आइडियोलॉजी ना परफेक्ट नहीं होती। इसका राइज इसलिए हुआ सोशलिज्म का क्योंकि लिबरलिज्म में बहुत सारे फ्लॉज आ गए थे। लोगों में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वेल्थ के मामले में, हॉस्पिटल्स में सिर्फ वही इलाज करवा पा रहे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। यार समझो, ये प्रिविलेज नहीं होता कि आप इलाज करवा पाओगे, ये बेसिक राइट है हर व्यक्ति का किसी देश में, और ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन सरकार ही सब कुछ करे। एक तो समझो, मैं कोई इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, मैं अच्छे से करूँगा, और मैं कोई IAS हूँ, IPS हूँ, मुझे कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाए, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं उसका। तो कैपिटलिज्म में ना ग्रोथ ज़्यादा होता है, कैपिटलिज्म में ग्रोथ ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने कैपिटलिस्ट कंट्री हैं और दुनिया का जो सबसे ताकतवर कंट्री है वो खुद में कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, और वो बना ही इस वजह से ग्रेट है। तो यही हो रहा था सोशलिज्म के साथ भी। अब क्या ये खराब विचारधारा है, ये इसके ये जो डीमेरिट्स हैं? नहीं, समझो, एक बैलेंस चाहिए होता है हर समय पे हर एक विचारधारा का, कि इतना सोशलिस्ट होना चाहिए, इतना लिबरल होना चाहिए, इतना कम्युनिस्ट होना चाहिए, इतना पॉजिटिव लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। और हम तो वैसे भी गौतम बुद्ध की धरती से आते हैं, मध्यम मार्ग। ना तो सोशलिज्म के एक्सट्रीम पर जाओ, ना ही लिबर्टी के एक्सट्रीम पर जाओ, दोनों ही केसेस में दिक्कत है। कुछ बीच का रास्ता निकालो जो देश के लिए परफेक्ट हो। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट आइडियोलॉजी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस पे वीडियो बनाओ। तब तक के लिए बाय बाय।